नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। और यह है साल का 272वां दिन। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी की गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर हम सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो प्रिया, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जिक्र करते हैं उस बात का, उस खबर का जिसने आधी रात को पूरे देश को एक हर्षोल्लास का पल दिया, खुशी में झूमने का पल दिया। भारत की जीत हुई है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 अपने नाम कर लिया, खिताब जीत लिया है। टीम इंडिया कुल 9वीं बार एशिया कप जीत चुकी है और ये 9वीं बार रहा। प्रिया, बिल्कुल। फाइनल मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए थे और जवाब में भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में मैच जीत लिया। और साथ ही आपको बता दें कि तिलक वर्मा भारत की जीत के असली हीरो रहे हैं। बस बिल्कुल, जिन्होंने 69 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, नतीजन भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। और तिलक को लेकर तो पहले भी बातें ये हो रही थी कि हो सकता है कि विजय तिलक के माध्यम से ही सुनिश्चित हो, और वो हुआ। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने भाई साहब 4 विकेट झटक लिए और टीम इंडिया ने एक बहुत बड़ी जीत और रोमांचक जीत हासिल की है। अब कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के बैट्समैन को ध्वस्त करने का काम किया। पूरे के पूरे बैटिंग लाइनअप को जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया वो है कुलदीप यादव। तो पाकिस्तान टीम के बात अगर करें तो प्लेयर्स हालांकि अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए बैट्समैन, लेकिन यहाँ पर जो हमारे बॉलर थे उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन हालांकि दिखाया, लेकिन भले ही देर से ही सही, लेकिन देर आए दुरुस्त है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करने आई, तो अब बात कर लेते हैं साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने 84 रनों से सलामी साझेदारी का टीम को शानदार शुरुआत करते हुए नजर आए। पसंद तो यहाँ पर बात अगर करें तो शानदार शुरुआत थी और फरहान ने यहाँ पर 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। और जैसे ही फरहान आउट हुए वैसे ही यहाँ पर अन्य पाक बल्लेबाज अपना विकेट गंवाते चले गए और आखिरी 62 रनों के भीतर पाकिस्तान ने अपने सारे के सारे 10 विकेट खो दिए। और एक मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है ना प्रिया, एक बहुत बड़ी राइवलरी होती है पूरी दुनिया में, भारत बनाम पाकिस्तान। जब भारत बनाम पाकिस्तान होता है तो केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र रहती है। और हमने जिस तरीके से कल का मैच देखा, हमने कल देखा कि भाई तिलक वर्मा किस तरीके से एक अर्धशतकीय पारी खेली, 69 फॉर नॉट आउट। एक बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट उनकी बल्लेबाजी ने टीम इंडिया की इस जीत को दिया है। और तिलक को लेकर तो पहले भी लगातार चर्चा इस बात की थी। और टीम इंडिया में अब ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, शुभम की आप बात कर लें, शुभमन गिल की आप बात कर लें, यानी कि शुरुआत से लेकर नंबर 8 नंबर 9 तक आपको बैटिंग लाइनअप मिलता है, यानी कि एक डेप्थ है बैटिंग लाइनअप में। और बॉलिंग तो हमने देखी किस तरीके से पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो आखिरी के 33 से 40 रनों के बीच में पूरी की पूरी टीम जो है वो डिस्ट्रॉय होगी। पूरे का पूरा बैटिंग लाइनअप उनका डिस्ट्रॉय हो गया। क्रिकेट की दुनिया में ऐसा बोला जाता है। और अब भारतीय टीम को ये 9वीं बार एशिया कप उठाने का मौका मिला और जीत इसलिए खास हो गई क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ये जीत थी। और प्रिया, आपको ये पता है कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो एक जब टीवी के सामने दर्शक बैठते हैं तो वो समय निकाल कर बैठते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच है, चाहे बैटिंग पाकिस्तान कर रहा हो चाहे फिर इंडिया कर रहा हो। बड़ी उत्सुकता के साथ वो मैच देखा जाता है। और देखिए ना, कल रात को बिल्कुल 12:00 और उस समय पूरी इंडिया की जो टीम है उन्होंने एक ऐसा मौका दिया पूरे देश को कि खुशी से झूम उठे और फुलझड़ियां जलाई गई, आतिशबाजी देखने को मिली, क्योंकि टीम इंडिया की जीत ही बड़ी है भाई साहब। और ये पाकिस्तान के खिलाफ जीत है, ये जश्न तो मनता है। बिल्कुल सही का पसंद आपने। जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने खेलता है तो मैच एक अलग ही रूप ले लेता है और सभी की नजरें टिक जाती है कि भाई अब जीत तो भारतीय टीम की हुई हो। भारत में तो खासकर देखा जाता है सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, लोग हवन यज्ञ करते हैं कि भारत की जरूर जीत हो। और तिलक तब बैटिंग करने आए थे जब भारत ने मात्र 10 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवा दिया था। और एक उस समय मुश्किल लग रहा था प्रिया, बिल्कुल सही कहा आपने। एक परिपक्व बल्लेबाज की भांति तिलक वर्मा सब्र से खेले और 57 रन की मैच
यहाँ पर बात अगर करें तो बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली, हालांकि अर्धशतकीय उनकी पारी रही, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब तिलक ने बैटिंग की है, एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और एक अर्धशतकीय पारी जब फाइनल्स में कोई प्लेयर खेल दे T20 में तो एक बहुत अच्छी पारी मानी जाती है प्रिया। और भारत ने सबसे ज्यादा बार एशिया कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस मामले को लेकर अब उससे पीछे श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद जो है वो यानी कि श्रीलंका से पहले पायदान पर आता है भारत, जिसने 9 बार एशिया कप उठाया। और इस भारत के बाद अगर बात करें तो श्रीलंका 6 बार एशिया कप ट्रॉफी जीती है। क्योंकि एशिया कप में होता है ना कि एशिया के देश होते हैं, इसमें आपका बांग्लादेश है ना, अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये टीम्स रहती हैं। और भारत ने जिस तरीके से दिखाया है प्रदर्शन, एक परफॉर्मेंस जो भारत की देखने को मिली वो काबिलिय तारीफ थी। हमारे जो बैटिंग लाइनअप पे हमने हालांकि शुरुआत में कुछ विकेट्स जरूर खोए, लेकिन उसके बाद एक धैर्य का, और ये तो देखने को मिलता है ये प्रिया कि जब आप पेशेंस रखते हैं ना तो उसका फल मीठा ही आपको मिलता है। यानी कि अगर आप पेशेंस रखते हैं तो नतीजे आपको जो है वो पॉजिटिव मिलते हैं, नतीजा एक अच्छा रहता है। अब कल जब तिलक आए बैटिंग करने के लिए तो उस समय एक बहुत ज़्यादा होप जो है थी नहीं कि भाई कैसा रहेगा, विकेट्स हमारे पास ज़्यादा नहीं हैं और विकेट्स हमारे इतनी जल्दी गिर गए। कल हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने 100 से ज़्यादा रन हो गए थे पाकिस्तान के और केवल एक ही विकेट था, उस समय ये लग रहा था कि ये जो मैच है बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ कंडीशन में पहुँचने वाला, बिल्कुल नेक टू नेक देखने को मिलेगा। उसके बाद 50 से 54 रनों की जब बात करें, जब एक स्कोर बोर्ड पर 50 से 54 रन थे, मैंने उस समय जब स्कोर देखा तो 2 से 3 विकेट उस समय आई थिंक हो रहे थे और उस समय बड़ा एक मुश्किल लग रहा था यार, पहुंचना है हमें 147 रनों तक, क्योंकि 146 स्कोर किया था पाकिस्तान ने। उसके बाद क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है ना प्रिया, तो कई तरीके के प्रेशर होते हैं। सबसे पहला प्रेशर आपके पास ये रहता है कि आपके सामने पाकिस्तान है, क्योंकि और जब दूसरी टीम रहती है तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर ना हो, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला हो ना तो देशवासियों की उम्मीदें बेहद बेहद ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं एक दबाव का कारण तो बनता ही है। लेकिन टीम इंडिया यानी कि मेंस इन ब्लू ने जिस तरीके का प्रदर्शन कल दुबई में देखने को मिला उनका, और दुबई से जीत की हुंकार टीम इंडिया ने भरी, जो आवाज़ पहुंची इंडिया तक, उसके बाद इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस गया होगा आतिशबाजियों का और हर्षोल्लास का, मुझे लगता है दुबई में टीम इंडिया ने भी महसूस किया होगा कि भाई हमारे देश में जश्न शुरू हो गया है, शायद ये उसी की आवाज़ है। तो आपने मैच देखा था प्रिया कल? मैंने मैच तो बहुत थोड़ा देखा था, पूरा तो नहीं देखा था, लेकिन मुझे है ना कि जब पाकिस्तान और इंडिया जब खेलता है तो मेरी क्या सभी की नजरें टिकी होती है कि भाई स्कोर बोर्ड तो आपने जरूर देखा होगा सुबह उठते ही, क्योंकि हाँ मैं तो पूरा रात 12 बजे तक मैंने पूरा मैच मॉनिटर किया। उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मैंने जीत की तस्वीरें देखी, भाई किस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ है और ट्रॉफी किसने दी है, क्योंकि इसे लेकर बहुत बड़ा जिक्र था, क्योंकि मोहसिन से ट्रॉफी ली नहीं टीम इंडिया ने। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान देखिए भारत के सामने किसी भी चीज़ में नहीं टिकता है प्रिया, चाहे बात आप क्रिकेट की कर ले, किसी भी मैदान की कर ले। आप समझ रहे होंगे कि पिछले कुछ समय में भी पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का काम हमने बखूबी किया। और चाहे मैदान कोई भी हो, चाहे क्रिकेट का क्यों ना, क्रिकेट में जिस तरीके से दुबई में हमने धूल चटाई, एक पाकिस्तान औंधे मुँह गिरा कल दुबई की पिच पर। 5 विकेट से इंडिया ने यह मुकाबला अपने नाम किया। तिलक वर्मा की पारी का जिक्र आप कर लें, हालांकि सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आया, लेकिन उसका असर पड़ा नहीं जीत पर। टीम इंडिया ने जीत अपनी सुनिश्चित कर ली और इसका कारण यही है ना कि आपको एक डेप्थ मिलती है बैटिंग लाइनअप में। आप नंबर 7 तक आप चले जाइए, नंबर 8 तक चले जाइए, जब बैटिंग ऑप्शन आपके पास ज्यादा रहते हैं तो आपके पास एक मौका रहता है, चलिए ठीक है चांस आप ले सकते हैं, और वो चांस लिया और टीम इंडिया ने जीत मुकर्रर करी और आप खुश हो सकते हैं क्योंकि टीम इंडिया जीत चुके एशिया कप। तो ये तो खबर रही क्रिकेट जगत की, जो सबसे पहले हमने आपको बताई, क्योंकि खबर बड़ी है, टीम इंडिया जीत चुका। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली वालों, अब आपके दिल्ली की है। तो सेवा पखवाड़े के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब बड़ी सौगात दिल्ली को देने का काम किया है। बिल्कुल, उन्होंने नंद नगरी से गगन सिनेमा तक 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया है और हर दिन लाखों वाहन इस फ्लाईओवर से बिना रुकावट के धड़ल्ले से चलते हुए नजर आएंगे और वाहन चालकों को औसतन 15 मिनट की बचत साफ तौर पर बसंत अब देखने को मिलेगी। 15 मिनट की बचत बहुत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये यमुना पार के लाखों परिवारों के जीवन को सहज और सरल बनाने का अब सीधे तौर पर साधन बनता हुआ नजर आएगा। और इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार को सत्ता में आए हुए अभी महज 7 महीने ही पूरे हुए हैं। 7 महीने तो ज्यादा होता भी नहीं है, लेकिन 7 महीने में जो सरकार ने कर दिया, मुझे लगता है कि वो एक
आप कह सकते हैं कि भाई सरकार ने अच्छा काम किया, ज़्यादा काम किया है, लेकिन अभी समय बाकी है, देखते जाइए होता है क्या, क्योंकि शुरुआती एक जोश रहता है ना, सरकार का कुछ भी कर गुजरने की एक तमन्ना हमारे दिल में है, एक वो भाव रहता है। लेकिन वसंत, ये तो एक अच्छी बात है, अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, दिल्ली आई है, बिल्कुल तब से विकास को तो रफ्तार मिलती नजर आ रही है। बात हम ग्रीनरी की करें, बात हम प्रदूषण की करें, बात हम इलेक्ट्रिसिटी बसों की करें, बात हम किसी भी चीज की करें, तो 7 महीने के समय में जिस तरीके से दिल्ली सरकार विकास की रफ्तार पकड़े हुए है, लगातार हमें हर एक पहलू पर कार्य अब देखने को मिल रहे हैं। भाई देखिए, सरकार किसी की भी हो, दिल्ली वालों को क्या चाहिए? अपना फायदा, सड़कें अच्छी हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, कहीं अगर जाना हो तो ज्यादा इंतजार रोड पर खड़े होकर करना ना पड़े, क्योंकि दिल्ली की गर्मी से तो हम सभी बाकी भाई कब पसीने आ जाए पता ही नहीं चलता। तो सरकार चाहे किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन विकास होना बेहद ज्यादा जरूरी है। विकास अब दिल्ली वाले अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। चलिए ठीक है, सरकार चाहे किसी की भी हो, विकास पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, विकास चलते रहना चाहिए। हम किसी सरकार की तरफदारी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे काम किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसकी सराहना बनती भी है प्रिया। जब कनेक्टिविटी इश्यू को आप सोल्व होते हुए देखते हैं किसी भी सरकार के कार्यकाल में, तो आप उसकी तारीफ करते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर किसी की भी सरकार क्यों ना हो। अब साथ ये भी कहते हुए नजर आए, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इतने कम समय में सालों से लटके हुए कामों को हमने पूरा किया है। भाई 6 लेन फ्लाईओवर नंदनगरी की जनता को समर्पित किया, और 6 लेन फ्लाईओवर एक अच्छी बात है और बड़ी बात है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा, मुख्यमंत्री ने, कि हम विकसित दिल्ली की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और ये फ्लाईओवर जो है दिल्ली की रफ्तार एक हो सकता है कि साबित हो आने वाले समय में, और दिल्ली की राहत और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता हुआ एक ठोस कदम है, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। और इस फ्लाईओवर की क्या खासियत है प्रिया, मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से आप बता दीजिए कहां की कनेक्टिविटी को आसान करेगा, और आपको, अगर आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर आपको फायदा मिलेगा भी या नहीं, ये मेरी सहयोगी प्रिया आप बताएं। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं फ्लाईओवर को लेकर। ये फ्लाईओवर लगभग 1.4 किलोमीटर लंबा है और सिंगल पिलर पर बना हुआ है ये फ्लाईओवर, और इसके नीचे जो है 6 यूटर्न भी बनाए गए हैं, जिससे यूटर्न में जो है काफी परेशानी ना हो, क्योंकि बसंत देखा जाता है अक्सर जब यूटर्न काफी लंबा होता है, हाँ, तो मुड़ना हमें पहले होता है, हम कई किलोमीटर तक आगे चलते हैं कि भाई कि यूटर्न बहुत आगे, तो ये एक चीज अच्छी की गई है, 6 यूटर्न बनाए गए हैं। और इसके शुरू होने से नंत नगरी, गोकुलपुरी और भजनपुरा जैसे इलाकों में जाम से राहत मिलेगी बसंत, क्योंकि जब ये एरिया को देखा जाता है, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत कंजेस्टेड एरिया देखा जाता है, भीड़ी भीड़ी गलियां हैं और काफी वहां पर जाम देखने को मिलता है, और एक अच्छी पहल अब की गई है। गाजियाबाद से दिल्ली आने वालों को एक नया रास्ता मिल गया है, और इसी रोड पर एक डबल डेकर जो है अब फ्लाईओवर भी हमें देखने को मिलेगा, उस पर कार्य चल रहा है, वो बन रहा है, और जिससे मेट्रो और ट्रैफिक दोनों का संचालन हो सकेगा। ये एक अच्छी बात है प्रिया। मुझे लगता है कि ना इस तरीके की कनेक्टिविटी को लेकर जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। भाई दिल्ली वालों की एक आस रहती है, अब क्या बन रहा है, अब हमारे क्षेत्र में क्या चीज़ नई बन रही है, अब कौन सा रोड नया बन रहा है, और उससे कनेक्टिविटी कैसी होगी। मेरी तो मतलब नज़र रहती है इस पर, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू जिसके चलते जाम रहता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा कदम जो उठाया गया वो हमने आपको बताया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो राजधानी दिल्ली में प्रिया एक चीज बड़ी कॉमन होती जा रही है, वो आपको पता है क्या? बिल्कुल, बम की धमकी मिलना, ईमेल से बार बार धमकी भरे मेल आना, ये पहली बार नहीं कितनी बार हो गया। मैं तो हर तीसरे दिन ये खबर पढ़ रही होती हूँ कि भाई फिर से ईमेल आया है। लेकिन प्रिया मुझे ये बड़ा गंभीर लगता है भाई, क्योंकि एक बार फिर से बम की अफवाहों से दिल्ली का जो दिल है वो दहल उठा। अब दिल्ली एयरपोर्ट समेत कई स्कूलों और संस्थानों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए। इसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ता तुरंत हरकत में आया। अफरा तफरी के बीच में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन राहत की बात रही कि सभी ठीक रहा, सभी अलर्ट रहे, और बाद में ये तो तमाम जो धमकियाँ थी एक महज एक अफवाह ही तो साबित हुई हैं। और जब भी कोई अफवाह होती है ना प्रिया, मुझे लगता है कि भाई एक अफवाह कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तो बनाती है प्रिया, क्योंकि बसंत हम इसको लाइटर नोट पे नहीं ले सकते हैं ना, कि बिल्कुल नहीं ले सकते। आप इससे पहले आई तो अफवाह थी, उससे पहले आई अफवाह है, तो ये भी अफवाह पे हम मान ले कि होना कुछ नहीं, क्योंकि हम बार बार जब जांच होती है तो अफवाह निकलती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे लगता है ना कि जब भी इस तरीके की अफवाहें उड़ती हैं तो मुझे लगता है कि हर तरीके से सजग रहना, गंभीर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे उसमें आपका फायर डिपार्टमेंट हो, बॉम्ब स्क्वाड हो, और स्कूल प्रशासन ही क्यों ना हो, और ये हर बार देखने को मिलता भी है। लेकिन जड़ कहाँ है, किसकी तरफ से धमकी आ रही हैं, कौन है इसके पीछे, ये पता लगाया जाना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केवल एहतियात के तौर पर ही हम इस दहशत को कम नहीं कर सकते हैं। हमें तह तक पहुंचना होगा कि धमकी कौन दे रहा है,
किसके माध्यम से धमकी मिल रही है, उनका उद्देश्य क्या है, और आने वाले समय को लेकर हमें बेहद ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब शिक्षण संस्थानों में इस तरीके की धमकी देखने को मिलती हैं, वो भले ही अफवाह हो, लेकिन हम उसको लाइटर नोट पर बिल्कुल नहीं ले सकते। मेरी सहयोगी ने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन एक दहशत जो है वो एक माँ बाप के मन में भी रहती है। जब उदाहरण के तौर पर भाई आप ये सोचिए कि अगर आपका बच्चा एक स्कूल में जाता है और आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे हैं, अचानक आपको ये पता लगे कि भाई स्कूल में बम की एक धमकी आई है, आप अपने बच्चे को प्लीज़ स्कूल से ले जाइए, और तो आपके मन में क्या रहेगा? एक दहशत रहेगी। भाई जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, दिन का 1/3 समय बच्चा स्कूल में बिताता है, और उस स्कूल में जब इस तरीके की धमकी हो तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा डर अभिभावकों के मन में, पेरेंट्स के मन में बैठ ही जाता है। प्रिया, मैं सही कह रहा हूँ ना? क्योंकि जब घर में कभी कभी हम देखते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ये हो जाता है ना कि हम गैस जलाते हैं, लेकिन जब गैस जलते नहीं है, हल्का सा बस एक हल्का सा माइनर सा 1 सेकंड का लीकेज भी अगर गैस का हो जाए ना तो हल्ला मच जाता है, अरे तुरंत बंद करो, तुरंत बंद करो, है ना? और तुरंत जब ऐसी धमकी आ जाए तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक डर तो रहता ही है। प्रिया, एक शॉर्ट कमेंट चाहूँगा आपसे इस पर। बिल्कुल आपने सही कहा बसंत, जिस तरीके से लगातार मेल आ रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, डर का माहौल पैदा करते हैं, और इस पूरे मामले पर गहनता से जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, ये कौन ईमेल भेज रहा है। इस पूरे मामले में गहनता से जरूर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज है 29 सितंबर। आज क्या है प्रिया, पता आपको? बिल्कुल पता है। क्या है? आज वर्ल्ड हार्ट डे है। बिल्कुल। तो आज के दिन वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। तो आजकल लोगों के पास अपने काम पर ध्यान देने के लिए बात अगर करें तो समय ही समय है, लेकिन अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए मुझे लगा है कि लोगों के पास समय नहीं है, और इसके चलते गलत खान पान हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने लाइफस्टाइल में। अपना लाइफस्टाइल का जो नतीजा है वो ये रहता है कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, और नतीजा ये होता है कि आजकल कम उम्र में भी हम हार्ट डिजीज़ को देखते हैं, दिल की बीमारियों को देखते हैं। अब हार्ट डिजीज़ के मामले को लेकर बात अगर करें, पहले की तुलना में काफ़ी गुना अब ये जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं प्रिया, यानी कि दिल की जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। पहले जो है इसके चपेट में उम्र दराज लोग आते थे, बुजुर्ग लोग आते थे, अबव 60, अबव 55, है ना? लेकिन आज हर उम्र के लोग इसके चपेट में हैं। ये मुझे लगता है कि एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर हमें सोचना चाहिए। आपको इस पर विचार जरूर देख रहे होंगे आजकल लोग चाइनीज खाते हैं, म्योनीज का सेवन करते हैं, और हम बात करें सॉसेस इतनी आ गई हैं, तंदूरी सॉस, म्योनीज, मतलब इतनी सॉसेस आ गई, चीजी सॉस। हम कुछ भी खाने अगर बाहर जाते हैं तो 6-7 में डिप दे दी जाती है, और हम भी बोलते हैं कि ये वाली डिप दे दो, ये वाली डिप नहीं दी, तो ये सबसे ज्यादा जो है बीमारी का कारण अब बन रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, और मुझे लगता है कि आज के समय में लोगों को इस चीज़ को लेकर बेहद ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल ऐसा है कि काम बहुत ज़्यादा हो गया है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है लोगों का। लोग या तो फिर ट्रैफिक में फंसे रहते हैं या फिर अपने काम में लगे रहते हैं। घर आने के बाद भी अपने घर वालों के साथ समय बिताना, यानी कि घर जाने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस के कामों में लोग इंक्लूड रहते हैं। लोग अपने घर वालों तक के लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते प्रिया। अपनी सेहत के लिए टाइम निकालना तो एक बहुत आज के समय में ज़रूरी है, बेहद ज़्यादा, क्योंकि आजकल बीमारियों का दौर इस तरीके से चल पड़ा है। आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, है ना? और आज की जो हेल्थ टिप है वो हम अगर दें दर्शकों को तो वो क्या रहेगी प्रिया? बिल्कुल देनी चाहिए। बात कर लेते हैं। देखिए पहले मैं उससे पहले एक बात करना चाहूंगी, अगर हम कंपैरिजन करें बसंत, अगर हम कुछ साल पहले जाएं फ्लैशबैक में और अभी की हम बात करें तो देखा जाता था उस समय पर लोग जल्दी उठते थे, सुबह 4-5 बजे उठ जाते थे, शाम को जल्दी सो जाते थे, 7-8 बजे तक अपना खाना खा लेते थे। और आज क्या देखा जाता है कि अगर मेरी कल छुट्टी है तो मेरे को पूरी रात भर सीरीज देखनी है, वेब सीरीज देखनी है। और अब ऑफिस की भी बात कर ले, इवनिंग शिफ्ट भी होती है, नाइट शिफ्ट भी होती है, तो सभी शिफ्टें करनी पड़ती है, जिस वजह से अब जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो सीधे तौर पर हेल्थ पर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो टिप ये है आपके लिए कि रात 8 बजे तक डिनर कर लें तो 23% आप हार्ट डिजीज से दूर रहेंगे। क्योंकि उसके बाद अगर आप लेट डिनर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेहत पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक रहता है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडालों में भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक अपडेट जो है हम आपको दे देते हैं हम, यानी कि 28 तारीख से, यानी कि कल से 2 अक्टूबर तक शाम 4 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक आउटर रिंग रोड, और साथ ही इसके साथ बात की जाए तो यहाँ पर पंचशील से ग्रेटर कैलाश, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, और साथ ही
जेपी टीटो मार्ग से बात अगर की जाए तो यहाँ पर इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और सीआर पार्क मुख्य मार्ग पर यातायात भारी रहने वाला है। और साथ ही यहाँ पर गुरुद्वारा रोड, बिपिन चंद्र पाल मार्ग और साथ ही सीआर पार्क और GK सेकंड की आंतरिक सड़कों पर वाहनों की चलने की अनुमति नहीं रहेगी। और साथ ही LJB और HGB के संबंध में आउटर रिंग रोड जो कि पंचशील फ्लाईओवर के नीचे की हम बात कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर IIT फ्लाईओवर के नीचे और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे जो प्रभावी डाइवर्जन है वो लागू किया जाएगा ताकि जाम से निजात मिल सके। एक जो ऑप्शनल वे है वो आपको दिया जाएगा। अब भले ही उनके पास वैध नो एंट्री परमिट हो, लेकिन उसके बाद भी जो दिक्कतें हैं वो रह सकती हैं। अब ऐसे में क्योंकि अब यात्रियों और मोटर चालकों को ये सलाह भी दी जाती है कि इन सड़कों से बचें, और यहाँ पर MG रोड की तरफ भी अगर आप जाते हैं तो आपको जो जाम की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि केवल दिल्ली में नहीं, गुरुग्राम में भी जो जाम की कंडीशन है वो लगातार देखने को मिलती है। नोएडा में जाम की कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब राजधानी दिल्ली में हमने जो ट्रैफिक अपडेट थी वो दर्शकों को बताई, यहाँ पर जाने से बचे। और ट्रैफिक जाम की समस्या तो आज के समय में प्रिया ऐसी है कि भाई आप जब घर से निकलते हैं तो आप कम से कम ये तो तय करके निकलिए कि आपके ऑफिस जाने में समय कितना लगेगा। बीच में ट्रैफिक जैम है नहीं, गूगल मैप्स पर आप चेक कर सकते हैं। घर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी आप देख लीजिए। आप अभी तक कितना मैक्सिमम टाइम जाम में फंसी होंगी प्रिया? बसंत, मुझसे तो पूछो ही मत, मैं तो बहुत फंसी हूँ। मैं जब ट्रैवल करती थी दिल्ली से गुरुग्राम की मैं बात करूँ तब भी मैं 2-2 ढाई घंटे मुझे ऐसा हो जाता था जाम में। अब मैं नोएडा आती हूँ तो नोएडा की भी बात कर ले तो जाम तो फुल ऑन मिलता है। जो हम बात करें पंजाबी बात, बिल्कुल आपने कहा, कुछ रूट्स ऐसे हैं वहाँ पे हमेशा जाम मिलता है। आउटर रिंग रोड का जिक्र आप कर ले, कुछ भी बड़ा होता है, त्योहार होता है, आउटर रिंग रोड जाम है, आउटर रिंग रोड पर डाइवर्जन है, यही हम देखते हैं। तो जाम में फंसे कहीं आपके वाहन का पेट्रोल तो कम नहीं हो रहा है, तो पेट्रोल की कीमत जाननी चाहिए क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। तो दिल्ली में जो पेट्रोल के दाम है वो 95 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं डीजल के जो दाम है वो 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर। CNG के जो दाम है वो 75 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। CNG सस्ती है, CNG वालों की मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि भले ही थोड़ा टाइम लग के आप लाइन में लग के CNG भरवा लें, लेकिन उसके बाद जब अब लंबे रूट पे निकलते हैं तो CNG बड़ी राहत देती है। नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर। डीजल के दाम है 87 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर। CNG के दाम है 84 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। CNG नोएडा में महंगी है एज कम्पेयर टू दिल्ली। बात करें तो भैया बिल्कुल आपने सही कहा। तो अगर आपको CNG डलवानी हो तो आप दिल्ली की जगह जरूर नोएडा में बात बोल दी नोएडा में डलवाना। बिल्कुल। हाँ, गुरुग्राम के दाम बता दीजिए एक बार, क्योंकि मुझे लगता है कि शाम को आज गुरुग्राम जाना हो तो भाई पता हो लोगों को कि गुरुग्राम में पेट्रोल डलवा रहे हैं तो किफायती पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.51 प्रति लीटर है और डीजल की कीमत की बात करें तो 88 प्रति लीटर है लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। और CNG की बात की जाए तो CNG की कीमत जो है 82.12 प्रति किलोग्राम है, यानी कि 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम। यानी कि अभी तक जो हमने CNG के दाम बताए हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो नोएडा के हैं। तो नोएडा वाले या तो गुरुग्राम तो जा नहीं सकते, वो तो बराबर हो जाएगा, ज़्यादा ही पड़ेगा। दिल्ली में अगर एक आधा चक्कर लग रहा है तो दिल्ली में भरवा लीजिए CNG। अब प्रति किलो के हिसाब से अगर आपके 7-8 रुपये बच रहे हैं तो अच्छी बात है भाई। सोने चांदी की भी बसंत बात कर लेते हैं। पेट्रोल CNG की तो बात कर ली है, सोना चांदी भी अपने दर्शकों को बता देते हैं खरीदिए भी, मैं तो कहता हूँ खरीदिए भी। किस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं इस पर भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से अब बढ़ रहे हैं। रोज नए रिकॉर्ड आप देखने को मिल रहे हैं। नवरात्रि पर्व पर सोने चांदी की कीमतों में अब उछाल देखने को मिला है। 24 कैरेट के सोने की कीमत की बात की जाए तो 1,13,260 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी की कीमत की बात की जाए तो 1,43,000 प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर बात अगर करें तो सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो हमने दर्शकों को बताई। तो चलिए फिलहाल अब तमाम जो अपडेट्स थी हमने आपको दी, और चाहे सोने चांदी की कीमत हो, दिल्ली ट्रैफिक अपडेट, दिल्ली सरकार क्या कर रही है और दिल्ली में क्या कुछ नया चल रहा है। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।